गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रीड संपूर्ण संस्कृत पाठ्यक्रम की 22वीं टेस्ट सीरीज़ आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। देखते हैं टेस्ट नंबर 22। टेस्ट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है अपठित गद्यांश। देखिए, अपठित गद्यांश और पद्यांश से सामान्यतया प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार हमें श्लोक देकर श्लोक से व्याकरण का ज्ञान छांटने को कहा जाता है और कई बार हमें गद्यांश भी पूछे जाते हैं और गद्यांश आधारित व्याकरण प्रश्न का हमें समाधान करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो श्लोक दे रखा है, यह श्लोक आपकी कक्षा 10 की महत्वपूर्ण सूक्ति का एक श्लोक है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में समाहित इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करने के पश्चात उसमें से व्याकरण के ज्ञान का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपठित पद्यांश। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। यहाँ चातक पक्षी को संबोधित करके कहा गया है कि चातक अर्थात हे चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता अर्थात हे मित्र, सावधान मन से अर्थात एकाग्रचित मन से, क्षणम श्रूयता अर्थात एक क्षण के लिए मेरी बात सुनो। हे चातक पक्षी, सावधान मन से अथवा एकाग्रचित मन से एक पल के लिए मेरी बात सुनो। अंभोदाहा बहवो भवंती। देखिए, श्रूयताम का म और अंभोदा का अ मिलके म आ गया है। अंभोदा का तात्पर्य है बादल। अंभोदा बहवो भवंती गगने। गगने अर्थात आकाश में, अंभोदा यानी बादल, बहवो भवंती अर्थात बहुत सारे होते हैं। सर्वे अपि सभी, न एतादृशाः एक जैसे नहीं होते हैं। हे चातक पक्षी, सावधान अर्थात एकाग्रचित मन से मेरी बात को सुनिए। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, किंतु सर्वे अपि न एतादृशाः सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद वृष्टिभिः आर्दयन्त्री वसुधाम। कुछ तो बारिश करके वसुधा अर्थात पृथ्वी को आर्दयंती यानी गीला कर देते हैं। गर्जयंती केचिद वृथा, और कुछ वृथा अर्थात बेकार ही गरजते रहते हैं। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं। कुछ बादल तो वो हैं जो कि बारिश करके पृथ्वी को गीला करते हैं, जबकि कुछ बादल वो होते हैं जो कि बेकार ही गरजते रहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से चातक पक्षी को सावधान किया गया है कि तुम सभी बादलों से पानी की याचना मत करो। उसी प्रकार अन्योक्ति के रूप में इस श्लोक में सामान्य मनुष्यों से कहा गया है कि हे मनुष्यों, हे दुखी और पीड़ित मनुष्यों, आप भी अपने दुख और पीड़ा की बातों को सभी व्यक्तियों के सामने मत कहो। जिस प्रकार कुछ बादल तो वसुधा को गीला करते हैं अर्थात उनके अनुरूप कार्य करते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति तो तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारी परेशानी का समाधान ढूंढ लेंगे अथवा तुम्हें सहयोग प्रदान करेंगे। किंतु यहाँ लिखा है कि कुछ बादल गर्जयंती केचिद वृथा, कुछ बादल बेकार ही गरजते हैं। अर्थात इसी प्रकार इस संसार में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि समस्या का समाधान तो नहीं करेंगे, किंतु समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रख देंगे अथवा उसकी हंसी बनाएंगे। इसी प्रकार चातक पक्षी के माध्यम से सामान्य दीन और पीड़ित व्यक्तियों को संबोधित किया गया है कि आप भी अपने दीन वचन सभी व्यक्तियों के सामने मत कहो। आप भी अपने दीनतापूर्वक वचन केवल उन्हीं व्यक्तियों के सामने कहो जो कि वास्तव में आपकी परेशानी का समाधान ढूंढेंगे अथवा समस्या का निराकरण करेंगे। तो देखिए, श्लोक को एक बार फिर से देखेंगे। हे चातक पक्षी, सावधान मन से मेरी बात को एक पल के लिए सुनो। अंभोदा बहवो भवंती गगने। गगने अर्थात आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं। सर्वे अपि न एतादृशाः किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टि भी आर्दयंती वसुधाम, कुछ तो वसुधा को गीला कर देते हैं, किंतु केचिद गर्जयंती वृथा, कुछ बेकार ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। तुम जिस जिस को देखो उसके सामने अपने दीनता पूर्वक वचन मत कहो। अर्थात केवल तुम अपनी समस्याओं का समाधान कर सके ऐसे व्यक्तियों के समक्ष ही अपनी समस्याओं को रखो।
तो देखिए चातक पक्षी के माध्यम से जन सामान्य को यहाँ संबोधित किया गया है। चलिए देखते हैं, अपठित पद्यांशम आधारीकृत्य अधोलिखितानां प्रश्नानां समाधानं कुर्यात्। अपठित पद्यांश को आधार मान के निम्नांकित प्रश्नों का समाधान कीजिए। देखिए आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, मनसा पदे का विभक्ति ही, मनसा पद में कौन सी विभक्ति होगी? मनसा पद में कौन सी विभक्ति होगी? ऑप्शन अ है प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन ब है पंचमी विभक्ति ही, ऑप्शन स है तृतीया विभक्ति ही, ऑप्शन द है सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर प्रश्न है मनसा। आपने हिंदी में भी सुना होगा कि मैं मनसा वाचा कर्मणा यह शपथ लेता हूँ, या फिर मैं मनसा वाचा कर्मणा यह प्रार्थना करता हूँ। तो ये जो मनसा वाचा कर्मणा है, यही संस्कृत के मनस शब्द का तृतीया विभक्ति मनसा, वाक शब्द का तृतीया विभक्ति वाचा और कर्मन शब्द का तृतीया विभक्ति कर्मणा है। मन वचन और कर्म से, यहाँ से आ रहा है, उसी को आधार मानकर भी आप देख सकते हैं कि मनसा शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। मन से का तात्पर्य है मनसा, अर्थात मन के द्वारा किया गया। तो मनसा पदे का विभक्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, मनसा पदे तृतीया विभक्ति भवति। देखिए मनस शब्द से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपका जो मनस शब्द है, वो मनस शब्द सकारांत दिख रहा है आपको, अर्थात अंत में स दिखाई दे रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि मनस शब्द कौन से लिंग में चलता है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। मनस शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लिंग संबंधी प्रश्न भी ये परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो कोई भी शब्द जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे, उसका लिंग ज्ञान अवश्य करें। तो मनस शब्द सकारांत दिख रहा है हमें, क्योंकि अंत में स आ रहा है, लेकिन ये नपुंसक लिंग शब्द है। इसका जो विभक्ति है वो मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, दोनों वचन एक साथ चलेंगे और तृतीया विभक्ति में मनसा, इस प्रकार से पद होगा। तो मनस शब्द कौन से लिंग में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मनस शब्द नपुंसक लिंग में है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन सकता है कि ये जो मनस शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या है? तो मनस शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन जो है वो मनः बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये शब्द नपुंसक लिंग में है, किंतु इसके प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगता है, जो कि अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग है। फिर सुनेंगे। आपके सामने एक प्रश्न के साथ में कम से कम 3 से 4 प्रश्न देने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि विषय के प्रति आपकी समझ विकसित हो सके। देखिए पहला प्रश्न तो आपकी स्क्रीन पे ये था कि मनसा पदे का विभक्ति, तो मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर अपन कहते हैं कि मनसा में तृतीया विभक्ति एक वचन है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मनस शब्द कौन से लिंग में है, तो मनस शब्द नपुंसक लिंग में है। तीसरा प्रश्न बनता है आपका कि मनस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा मनः, जिसके साथ विसर्ग लगा है, जबकि ये वास्तव में शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपना है, मित्र शब्द कस्मिन लिंगे भवति। मित्र शब्द किस लिंग में चलता है? मित्र शब्द कस्मिन लिंगे भवति, मित्र शब्द किस लिंग में चलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मित्र शब्द ऑप्शन अ है पुल्लिंगे, ऑप्शन ब है स्त्रीलिंगे, ऑप्शन स है नपुंसक लिंगे। संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं, अतः हमने 3 ही ऑप्शन दिए हैं। मित्र शब्द किस लिंग में चलेगा? सामान्यतः हमें लगता है कि मित्र पुरुष होता है तो यह पुल्लिंग में चलेगा, किंतु आपको ध्यान रखना है कि मित्र शब्द सदैव नपुंसक लिंग में चलता है। इसके रूप चलते हैं मित्रम, मित्रे, मित्राणि, अर्थात यह पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इसके समान चलेगा। तो मित्र शब्द सदैव आपका चलेगा नपुंसक लिंग में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मित्र शब्द नपुंसक लिंग में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्लोके अस्मिन कः छंदः। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्लोके अस्मिन कः छंदः,
अर्थात ये आपका रे रे चातक सावधान जो श्लोक था उसमें कौन सा छंद है। देखिए, अपठित पद्य से जब हम छंद छांटते हैं तो हमें किसी अपठित पद्य की प्रथम पंक्ति में कितने वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण हैं, यह हमें देखना होता है, जिसमें हम हलंत वर्णों को और अर्ध वर्णों को छोड़ देते हैं, केवल हम पूरे अक्षरों को गिनते हैं। और समस्त पद के अंदर कहीं पर अवग्रह आ जाए अर्थात एस जैसा चिन्ह आ जाए, उसकी कोई गणना नहीं होती। तो हमें पूरे अक्षर गिनने हैं, केवल आधे अक्षर नहीं गिनने हैं, हलंत नहीं गिनना है और अवग्रह नहीं गिनना है। तो ये जो आपका श्लोक था, आप बैक में जाकर उसको देख सकते हैं। उसकी प्रथम पंक्ति में 19 वर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, श्लोक के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हैं और 19 वर्ण को कहते हैं एकोनविंशति, ऊनविंशति, नवदश। तो 19 वर्णों वाला छंद कौन सा है? तो 19 वर्णों वाला छंद एकमात्र आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद है। तो श्लोके अस्मिन कः छंदः, इस श्लोक में कौन सा छंद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण हैं। 19 वर्णों के कारण इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद माना जाएगा। देखिए, शार्दूल विक्रीडित छंद की एक विशेषता तो यह है कि इसमें 19 वर्ण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊनविंशति, नवविंशति, इस प्रकार के वर्ण गणना किस छंद में होती है? तो उस छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडित छंद। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित छंद में 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है, यानी कि पहले 12 वर्ण आएंगे, फिर कोमा लगेगा, फिर पुनः 7 वर्ण आएंगे। और आपको ध्यान है कि 12 और 7 19 ही होते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए द्वादशे सप्तमे च वर्णे यति कस्मिन छंदसि भवति, अर्थात 12 और 7 वर्णों पर यति किस छंद में होती है, तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा शार्दूल विक्रीडित छंद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर था ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्मिन श्लोके कः अलंकारः वर्तते, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार पर भी मेरा बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। उसमें मैंने वो सारी ट्रिक्स सिखाई हैं आपको कि किसी भी अनसीन श्लोक को आप पढ़कर उसमें निहित अलंकार का पता लगा पाएंगे। तो देखिए, ये जो अपना श्लोक था उसकी अंतिम जो लाइन थी कि यम यम पश्यसि तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, ये जो अंतिम पंक्ति थी आपकी, वो एक प्रकार की सूक्ति है, क्योंकि तुम जिस जिस व्यक्ति को देखो उस व्यक्ति के सामने दीनता पूर्वक वचन मत कहो। तो ये जो श्लोक की अंतिम पंक्ति है, ये अपने आप में एक सूक्ति है। और यदि किसी श्लोक में सूक्ति आ जाती है तो वहाँ डिसाइडेड है कि वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार ही होगा। देखिए, जिस श्लोक में सूक्ति होगी वहाँ केवल अर्थांतरन्यास अलंकार ही होगा। तो जितने भी मैंने सूक्तियों पर भी 2 टेस्ट डाले हुए हैं, तो जितनी भी सूक्तियाँ मैंने डाली हुई हैं, मैंने सूक्तियों का PDF भी टेलीग्राम पर शेयर किया है आपको, और जल्दी ही उस सूक्तियों के PDF को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप उसका PDF निकलवा सकते हैं। तो ध्यान रहे, जितनी भी सूक्तियाँ हैं आपकी, उसमें कहीं भी सूक्ति से संबंधित कोई श्लोक आ गया है तो वहाँ निश्चित रूपेण अर्थांतरन्यास अलंकार ही होगा। तो हमने भी यहाँ पर देखा है कि यम यम पश्यसि तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, ये एक प्रकार की सूक्ति है। अतः सूक्ति प्रधानता के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। तो अस्मिन् श्लोके कः अलंकारः, ऑप्शन अ था आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन ब था स्वभावोक्ति अलंकार, ऑप्शन स था व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन द था अर्थांतरन्यास अलंकार। तो सूक्ति प्रधानता के कारण हम यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार को सही मानेंगे। तो क्वेश्चन 4 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ल्यप प्रत्ययान्तः अस्ति, ल्यप प्रत्ययान्तः अस्ति। देखिए, प्रश्न पत्र को पढ़ के उसका सही ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है ल्यप प्रत्ययान्तः अस्ति, अर्थात ल्यप प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनेगा वह क्या है।
प्रत्ययांतः का तात्पर्य यहाँ पर प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। तो लिखा हुआ है कि ल्यप प्रत्ययांतः अस्ति। ऑप्शन अ है विकृत्य, ऑप्शन ब है कार्यः, ऑप्शन स है मार्ग्यः, ऑप्शन द है शिष्यः। तो ल्यप प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? देखिए सब में य दिखाई दे रहा है। यदि कोई छात्र सोचे कि मैं तो ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है, जिस उदाहरण में य शेष होगा वो मैं उसको सही उत्तर मान लूँगा, तो यहाँ देखिए मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ में वही किया है कि जो एग्जामिनेशन में होता है कि चारों जगह य है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैं कौन सा आंसर राइट करूँ। तो ल्यप प्रत्यय के किसी भी अनसिन ल्यप प्रत्यय के उदाहरण में से आपको ल्यप प्रत्यय है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए केवल एक शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहाँ भी ल्यप प्रत्यय होता है वहाँ सबसे पहले उपसर्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पद आपका उपसर्ग होगा, फिर आपका दूसरा पद जो है वो धातु होगी और धातु के पश्चात सदैव य आएगा। और ध्यान रहे कि य के पश्चात ना तो हलंत होगा और ना ही विसर्ग होगा, ना अनुस्वार होगा, य के पश्चात कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले उपसर्ग होगा, फिर धातु होगी और अंत में य होगा और य के पश्चात कुछ भी नहीं होगा। यही ल्यप प्रत्यांत की विशेषता है। तो ऐसे असंख्य उदाहरणों में से एक ल्यप प्रत्यय का उदाहरण होगा तो भी आसानी से छांट पाएंगे। ये जो मेरी जितनी भी ट्रिक्स हैं आप उनको प्लीज़ एक नोटबुक में नोट किया करें, ताकि भविष्य में और भी किसी प्रश्न का समाधान आप करें तो ट्रिक के माध्यम से सरलता से कर पाएंगे। अदरवाइज हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स रटने होते हैं। तो देखिए ल्यप प्रत्यांत कौन सा है? हमें पहले उपसर्ग चाहिए, फिर धातु चाहिए, फिर य चाहिए और य के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन अपना विकृत्य, इसमें वी उपसर्ग है, क्री आपकी धातु है और अंत में आ गया है य। और देखिए य के पश्चात विलन हलंत विसर्ग एवं अनुस्वार कुछ भी नहीं है। तो ल्यप प्रत्यांत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अ हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग धातु और य तीनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भवन्त्यपेया पदे संधि अस्ति। भवन्त्यपेया पद में कौन सी संधि है? देखिए संधियों को लेकर भी मेरी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें आप किसी भी शब्द में कौन सी संधि है वो सेकंड में छांट पाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है भवन्त्यपेया, इस पद में कौन सी संधि है? संधि जब भी हम छांटते हैं तो लगभग बिल्कुल सेंटर में देखिए आप, और सेंटर में लगभग आधे और पूरे अक्षर को थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि आधे और पूरे अक्षर को अपन ध्यान से देखते हैं तो मुझे आधा न और य दिखाई दे रहा है। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, मुझे आधा न और य दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर भी मेरी एक ट्रिक है कि बिल्कुल सेंटर में यदि आपको यर लव दिखाई दे, बिल्कुल सेंटर में आपको यदि यर लव दिखाई दे और उसके आगे वाला अक्षर यदि आधा हो तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि का नाम हो जाएगा यण संधि। फिर से सुनते हैं, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यदि यर लव दे रखा है और उसके आगे वाला अक्षर यदि आधा है तो संधि का नाम हो जाएगा यण संधि। किसी भी एग्जाम्पल में, हज़ारों एग्जाम्पल मैंने ट्राई किया है, इसके बाद ही मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक रिलीज़ की है। एक सामान्य सा उदाहरण दिखाती हूँ आपको। आपने रटा होगा यद्यपि, तो यद्यपि पर भी जांच लेते हैं। समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में आधे अक्षर और पूरे अक्षर को देखिए। समस्त पद के सेंटर में यदि यर लव आ जाए और उसके आगे वाला अक्षर यदि आधा हो तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। तो भवन्त्यपेया में भी हमें इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो आधे न के साथ य आया है तो यहाँ संधि का नाम हो जाएगा यण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सर्वज्ञः पदे समासः। सर्वज्ञः पद में कौन सा समास है? देखिए समास के लिए भी हर बार मैं कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर से लेकर आई हूँ। समास को कैसे पहचानना है? यहाँ लिखा है सर्वज्ञः। आपका पहला ऑप्शन है प्रादि तत्पुरुष समास, ऑप्शन ब है उपपद तत्पुरुष समास, ऑप्शन स है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन द है बहुव्रीहि समास।
तो देखिए हमें सर्वज्ञ पद हम रट के नहीं आते, हम तो अपनी ट्रिक्स रट के आते हैं कि ऐसा होगा तो ये छंद होगा, उस अनुभव के आधार पर ही बता रही हूँ मैं। देखिए अपना पद है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ में अंतिम पद देखिए ज्ञ। अब देखिए ज्ञ से बहुत सारे पद बनते हैं, अल्पज्ञ, गुणज्ञ, व्याकरणज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ, और भी बहुत ही असंख्य वर्ण ज्ञ से बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कोई वर्ण जिसका कि अपना तो कोई अर्थ नहीं हो, किंतु ये जिस वर्ण के साथ जुड़ जाता है उस आगे वाले हजारों पदों को वह बना सकता है। फिर से सुनेंगे, सर्वज्ञ, अज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, व्याकरणज्ञ, गणितज्ञ, सूत्रज्ञ, हजारों वर्ण, हजारों पद ज्ञ को लेकर बन सकते हैं, जबकि ज्ञ का अपना कोई अर्थ नहीं है। यदि किसी पद में इस प्रकार का कोई पद रहे तो उस समास का नाम हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास, अर्थात ज्ञ के आगे लगने वाले पद का अपना अर्थ है, ज्ञ का अपना कोई अर्थ नहीं है, तो उस समास को कहेंगे उपपद तत्पुरुष समास। अब देखिए उपपद तत्पुरुष समास में अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण कौन से हैं जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक उदाहरण उसका कुंभकारः है, बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका कुंभकारः। अब देखिए ये जो कुंभकारः हमने लिखा है उसमें अंत वाला पद है आपका कारः। अब देखिए कारः पद का अपना कोई अर्थ नहीं है, कारः को हिंदी में कहते हैं वाला। यदि मैं कहूँ आपने वाला देखा तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से वाले की बात कर रहे हैं, पर मैं कहूँ दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, पानी वाला, कपड़े वाला, फल वाला, तो वाला से हजारों पद बन सकते हैं, किंतु वाला शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार वाला का ही संस्कृत में पद है कारः, कारः का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कुंभकारः, लोहकारः, चर्मकारः, वार्तिककारः, सूत्रकारः, असंख्य पद कारः को लेकर बन सकते हैं, जबकि कारः का अपना कोई पद, अपना कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। तो जिस भी समास में या जिस भी समस्त पद में अंतिम पद वो हों जिनका अपना कोई अर्थ तो नहीं होता, किंतु ये जिस पद के साथ जुड़ जाते हैं उसी के कथन को कहने लगते हैं, तो इस प्रकार के समास का नाम हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसके सामने एक औषधालय है, इसके सामने एक औषधालय है, वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम भविष्यति, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। देखिए हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करने से संबंधित एक प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछा जाएगा, और इसी प्रकार से एक प्रश्न आपका अशुद्ध होगा जो कि शुद्ध करना होगा। तो मैंने अशुद्ध का शुद्ध करना एवं कारक प्रकरण, अशुद्धि संशोधन, वाक्य निर्माण, इस पर वीडियो दिए हैं, उनको आप अवश्य देखें, वो आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे निसंदेह। देखिए लिखा है इसके सामने एक औषधालय है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए वाक्य को पढ़ के हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि पूरे वाक्य में वो पद कौन सा है जिसके कारण विभक्ति बनेगी। तो यहाँ पर इसके सामने एक औषधालय है में सामने वह पद है जिसके कारण की अपनी विभक्ति डिसाइड होगी। देखिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को आधार मानकर, जैसे मैंने कोई एक पेड़ बना दिया, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा सिंबॉलिकली हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने कोई पेड़ बना लिया और मैं कहूँ कि इस पेड़ के ऊपर, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के दाएं, इस पेड़ के बाएं, इस पेड़ के पीछे, यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु को आधार मानकर उससे संबंधित अपन बात करें कि वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के दाएं, वृक्ष के बाएं, वृक्ष के सामने, वृक्ष के पीछे, तो हर बार अपने पास के पद आया है। और काके की में तो षष्ठी विभक्ति होती है, पता है आपको। तो यहाँ पर भी लिखा है इसके सामने, इसके सामने, तो इसके में अपन को कौन सी विभक्ति लगानी है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। ध्यान दीजिएगा, इसके सामने हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है इसके में, और सामने को कहते हैं पुरतः। क्लियर। इस आधार पर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। अस्मात् पुरतः एकः औषधालयः अस्ति। अब देखिए पुरतः एकः औषधालयः अस्ति,
ये पूरा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन अस्मात् जो पद है आपका उसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। और अभी मैंने बताया कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने आगे पीछे इस तरह का कथन होगा तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। तो अस्मात् में पंचमी विभक्ति है, अर्थात आपका ऑप्शन अ गलत हो गया। ऑप्शन ब है अस्य पुरतः एकः औषधालयः अस्ति। तो देखिए अस्य से संबंधित आपने रामस्य सुना होगा। जिन स्टूडेंट्स का 10th के बाद संस्कृत नहीं था उनके लिए बहुत मुश्किल आती है शब्द रूप और धातु रूप याद करने में, तो आप राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। राम की षष्ठी विभक्ति है रामस्य, तो यहाँ लिखा है अस्य। अस्य में षष्ठी विभक्ति आई है, तो हम देखेंगे कि अस्य में षष्ठी विभक्ति है और पूर्तः एकः औषधालयः अस्ति, ये दूसरा वाक्य आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरा वाक्य भी इसके जैसा ही है किंतु सही नहीं है, तो उसमें क्या गलती रह गई वो भी मैं क्लियर करूं ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर हो सकें। देखिए अस्य की जगह अस्य ही लिखा है, पूर्तः की जगह पूर्तः ही लिखा है, एकः की जगह एक लिखा है, बिल्कुल शुद्ध है। अस्ति की जगह अस्ति लिखा है, बिल्कुल शुद्ध है। किंतु औषधालयः और औषधालयः और औषधालयम, देखिए औषधालयः और औषधालयम यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे विद्यालयः कोई भी स्थान होता है उसमें विसर्ग लगता है, वो पुल्लिंग के समान चलता है, तो औषधालयः यह पुल्लिंग में है, जबकि स वाले ऑप्शन में औषधालयम कर दिया है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगा दी है। अतः आपको ध्यान रखना है कि सह विद्यालयम गच्छति, वहाँ पर तो द्वितीय विभक्ति आएगी, किंतु एक औषधालय है इसमें प्रथमा विभक्ति ही चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, अस्य पुरतः एकः औषधालयः अस्ति। यदि मैं कहूँ कि औषधालय को जाता है तो औषधालयम होता, लेकिन एक औषधालय है तो हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही लेना पड़ेगा। इस दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मनसी पयसी च पदे किम वचनम। मनसी और पयसी इसमें कौन सा वचन होगा? मनसी और पयसी में कौन सा वचन होगा? ऑप्शन अ है द्विवचनम, ऑप्शन ब है एक वचनम, ऑप्शन स है बहुवचनम, ऑप्शन द है को अपी न। देखिए मनस शब्द पहले भी आया था, मनसा पूछा था आपसे और मैंने बताया था कि मनसा में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि मनसी और पयसी में कौन सा वचन है। तो देखिए मैंने पहले ये भी बताया था कि मनस शब्द जो है वो सकारांत है और यह शब्द नपुंसकलिंग में चलता है और इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो मनः रहता है, अर्थात बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वहाँ पर विसर्ग रहेगा, जबकि मूल शब्द किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। तो आपको ध्यान रखना है कि मनसी और पयसी में कौन सा वचन होगा। तो मैं यहाँ क्लियरली लिख के बता देती हूँ। आपका प्रथमा विभक्ति लिख रही हूँ मैं। प्रथमा विभक्ति ऐसे बनती है मनः, मनसी, मनांसी। ध्यान दीजिएगा, मनः, मनसी, मनांसी। इसका द्वितीय विभक्ति भी वैसे ही रहती है, मनः, मनसी, मनांसी, क्योंकि यह नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा एवं द्वितीय दोनों ही विभक्तियां समान रहती हैं। तो देखिए आपका जो मनसी और पयसी पूछा गया है वो स्पष्ट रूप से हमें नज़र आ रहा है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचनों में। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ कौन सा वचन होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर द्विवचन होगा। ध्यान दीजिएगा, मनस और पयस दोनों ही शब्द नपुंसक लिंग में हैं और दोनों ही सेम चलते हैं। जैसे मनः, मनसी, मनांसी, उसी प्रकार पयः, पयसी, पयांसी चलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दा धातुः कर्मवाच्ये किम भविष्यति। दा धातु का जब कर्मवाच्य बनाएंगे, अर्थात दा धातु को जब कर्मवाच्य हम बनाते हैं तो दा धातु जो कि आपकी परस्मय पद में है उसको आत्मनेय पद में हमें करना होता है। तो दा धातु का जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो धातु आत्मनेय पद में बन जाएगी।
तो धातु का रूप क्या होगा, ये हमसे क्लियरली पूछा गया है। ऑप्शन अ है ददाति, ऑप्शन ब है दद्यते, ऑप्शन स है दीयते, ऑप्शन द है दद्यात। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आकारांत धातु, इसका कर्मवाच्य जब हम बनाते हैं तो आकारांत धातु को बड़ी ई आदेश हो जाती है। तो अपनी धातु थी दा को आदेश हो जाएगा दी, और साथ में यते तो लगाना ही है। यते आपका क्या है, आत्मनेपद बनाने का प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है कि दा धातु का जब कर्मवाच्य बनाएंगे और धातु को अपन आत्मनेपद में करेंगे तो इसका रूप बनेगा दीयते, और दीयते दिखाई दे रहा है ऑप्शन स में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। एकदा एकः सज्जनः वृद्ध पुरुषः आश्रमे अवसत। एक बार एक सज्जन वृद्ध पुरुष आश्रम में रहता था। अवसत अर्थात रहता था। इत्यत्र किम विशेषणम, यहाँ कौन सा विशेषण होगा, यानी कि विशेषण युक्त पद कौन सा है। ऑप्शन अ है वृद्धः, ऑप्शन ब है एकः, ऑप्शन स है सज्जनः, ऑप्शन द है कर्माणि। तो एक बार एक सज्जन वृद्ध पुरुष आश्रम में रहता था, यहाँ विशेषण युक्त पद कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, वृद्धः भी विशेषण है, संख्यावाचक शब्द तो विशेषण के रूप में चलते हैं, मैंने कई बार अनाउंस किया है। सज्जनः किसी व्यक्ति का सज्जन होना भी अब उसकी विशेषता अर्थात विशेषण है। तो ऑप्शन द सर्वाणी यहाँ पर सर्व समुचित उत्तर होगा कि वृद्धः एकः सज्जनः, ये सभी तो कौन है, आपके विशेषण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा सर्वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। किंचिद पदे कह संधि, किंचिद पद में कौन सी संधि है। ऑप्शन अ है अनुस्वार संधि, ऑप्शन ब है परसवर्ण संधि, ऑप्शन स है अनुनासिक संधि, ऑप्शन द है इष्युत्व संधि। तो देखिए किंचित पद में कौन सी संधि है। ध्यान देंगे, किंचित पद का विग्रह बनता है किम प्लस चिद, किम प्लस चिद। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में संधि के नियम में हर एक वीडियो में एक एक दो दो संधि के अपनी ट्रिक्स या अपना फॉर्मूला समझा रही हूँ। उन सभी फॉर्मूलों को एक जगह इकट्ठा करें, संसार के किसी भी शब्द में संधि छांटना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप केवल अपनी पाठ्य पुस्तकों की संधियों को ही रट कर जाएँ। मैं चाहती हूँ आप संधियों के केवल फॉर्मूलाज लेकर जाएं, और किसी भी शब्द को एग्जामिनर यदि आपके सामने उपस्थित करता है तो उस शब्द में से विदिन 1 सेकंड में आप संधि का नाम छांट पाएंगे। वो समझ में आप में विकसित करना चाहती हूँ। तो देखिए, हमसे पूछा गया है कि किंचित पद में कौन सी संधि है। तो ऑप्शंस मैंने पढ़ लिए थे, अब मैं अपनी ट्रिक दिखा रही हूँ। देखिए, किंचित पद का विग्रह बनता है किम प्लस चिद, अर्थात प्लस के निशान से पहले बिंदी या अनुस्वार होगा। अब कॉमन सी अपनी ट्रिक है कि प्लस के निशान के पहले यदि अपनी बिंदी या अनुस्वार है और इसके पश्चात अपना कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन का 5वां अक्षर बिंदी की जगह लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि उस पीछे वाले व्यंजन का 5वां अक्षर उस अनुस्वार के स्थान पर लग जाएगा। तो अपना जो प्रश्न है वो था किंचित, तो किंचित पे इस फॉर्मूला को अपन अपनाते हैं। देखिए, च जो है उसका 5वां अक्षर हमें इस अनुस्वार की जगह लाना है। तो च का 5वां अक्षर है च छ ज झ इ। तो देखिए, मैं इस च का 5वां वर्ण यदि अनुस्वार के स्थान पर ले आती हूँ तो मेरा यहाँ इ हलंत आदेश हो जाएगा। देखिए, इ हलंत आदेश होने पर किंचित पद बन जाता है। क्लियर? अब देखिए, इस संधि का नाम क्या होगा। इस संधि में हम पीछे से आगे आए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस संधि में हम स्पष्ट रूप से देखिएगा, हम पीछे से कहाँ आए हैं, आगे से आगे आए हैं। पीछे को कहते हैं पर। ध्यान दीजिएगा, पीछे को कहते हैं पर। तो पीछे से आने, पीछे वाले वर्ण की जाति का 5वां अक्षर हम आगे लाए हैं और हम पीछे से आगे आए हैं। इस आधार पर आप देखिए, पर अर्थात पीछे से
और सवर्ण यानी पीछे वाले वर्ण की जाति का वर्ण लेकर आए हैं, तो यहाँ संधि का नाम हो जाएगा पर सवर्ण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ब, पर सवर्ण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। प्राप्य पदे उपसर्ग प्रकृति प्रत्ययाः च के। प्राप्य पद में उपसर्ग प्रकृति एवं प्रत्यय कौन कौन से हैं? अपनी सारी टेस्ट सीरीज में मैं ऐसा क्वेश्चन ज़रूर लेकर आई हूँ कि उपसर्ग धातु और प्रत्यय आप एक साथ छांट पाएँ। तो देखो प्राप्य पद में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो रिमाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको एक ल्यप प्रत्यय के बारे में बताया था कि ल्यप प्रत्यय आपका जब भी होता है तो आगे वाला पद सबसे पहले उपसर्ग रहेगा, मध्य में आपकी धातु रहेगी और अंत में आपका य रहेगा और य के साथ कोई भी विसर्ग अनुस्वार हलंत नहीं रहेगा। यही ल्यप प्रत्यय की पहचान है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है प्राप्य पद में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय कौन से हैं। तो देखिए कॉमन सी बात है कि अपने जो 22 उपसर्ग हैं, प्रश्न ये भी बनता है उपसर्गाः कतिविधः, तो हम कहते हैं उपसर्गाः द्वाविंशति अर्थात 22 हैं। हमसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहला उपसर्ग कौन सा है, तो पहला उपसर्ग है प्र। हम सबसे पहले प्रथम आते हैं ना, तो प्र ही आपका पहला उपसर्ग होगा, याद रखेंगे। उपसर्ग का नाम है प्र। देखिए प्र हमें लगभग 3 जगह नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। मूल धातु आपकी है आप, मूल धातु का नाम है आप भी हमें 2 जगह नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। उपसर्ग युक्त धातु के साथ केवल ल्यप प्रत्यय लगता है, तो देखिए ल्यप प्रत्यय हमें एक बार ही नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से भी आप प्रश्न पत्र में अपनी समझ विकसित करते हुए सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो प्राप्य पद में उपसर्ग प्रकृति और प्रत्यय कौन से होंगे? प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये तीनों पद मिलके प्राप्य बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निर्गुणः पदे समासः कः? निर्गुण पद में कौन सा समास है? निर्गुण पद में कौन सा समास है? ऑप्शन अ है अव्ययी भावः, ऑप्शन ब है तत्पुरुषः, ऑप्शन स है बहुव्रीहि, ऑप्शन द है द्विगु समास। तो निर्गुण पद में कौन सा समास है? देखिए समास पर सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समास संधि इन सब के हज़ारों उदाहरण रट के एग्जाम में जाते हैं और वो रटा हुआ उदाहरण यदि परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ तो हम उस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि हमने इतने उदाहरण रटे थे तो भी हमारे वाला उदाहरण नहीं आया। तो बच्चों आपसे एक अनुरोध है कि संधि समास प्रत्यय इन सभी में आपको कोई भी उदाहरण रटकर नहीं जाना है, केवल आप अपनी समझ को लेकर एग्जाम में जाइए। बहुत लाइट मूड से केवल संस्कृत विषय के प्रति अपनी समझ को ही लेकर जाना है, कुछ भी साथ में नहीं ले जाना है। वहाँ जाकर जो प्रश्न आता है उसके बारे में अपनी जो समझ है वो अप्लाई कीजिए, तो प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। और मैं अपने सारे वीडियो में लगभग अपनी सारी ट्रिक्स बताती जा रही हूँ, तो उन ट्रिक्स के आधार पर आप प्रश्नों के समाधान करें। देखिए निर्गुण पद में कौन सा समास है? यहाँ कोई भी छात्र जो होगा वो निर अर्थात उपसर्ग को देख के अव्ययीभाव समास कर देगा, लेकिन अव्ययीभाव समास का तो अपना फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले अव्यय या उपसर्ग आएगा, तो निर्गुण में निर उपसर्ग आया है, फिर अपनी संज्ञा होनी चाहिए तो गुण आया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अंत में मेरा कहना था कि अंत में सदैव नपुंसकलिंग होगा, तो यहाँ निर्गुण में विसर्ग दिखाई दे रहा है, अर्थात अव्ययीभाव समास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए अव्ययीभाव समास को पहले नंबर पे रखा है ताकि आप ये क्वेश्चन गलत करें। जितनी गलतियां करनी हैं आप मेरे सामने कर दीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में हमें कोई गलती नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, अव्ययीभाव समास यदि होता तो पहला पद उपसर्ग होता, दूसरा पद संज्ञा होता, अंत में नपुंसकलिंग आता, अंत में नपुंसकलिंग नहीं है अर्थात अव्ययीभाव समास तो नहीं होगा। देखिए अव्ययीभाव समास के वे सभी उदाहरण, एक कॉमन सेंस मेरा जो ये कहता है कि अव्ययीभाव समास के वे सभी उदाहरण जिसमें विसर्ग लग गया है वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास में जाते हैं। एक कॉमन सा आइडिया है कि जिसमें
नपुंसकलिंग होना चाहिए था। निर्गुणम होता तो अव्ययीभाव समास होता, लेकिन ये है निर्गुणः, अर्थात निर्गतः गुणः यस्मात् स, निकल चुके हैं गुण जिसके पास से वह। निर्गताः गुणाः यस्मात् सः, निकल चुके हैं गुण जिस व्यक्ति के अंदर से वह व्यक्ति कहलाएगा निर्गुण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, निर्गताः गुणाः यस्मात् सः। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति रिक्त स्थान। व्यक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति रिक्त स्थान। अब लिखा है रिक्त स्थानम उचित पदेन पूरयत, अर्थात रिक्त स्थान में उचित पद की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया है, व्यक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति, अर्थात शब्दों की जो व्यक्रिया करे। अब व्यक्रिया शब्द का तात्पर्य यदि आपको पता होगा तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। व्यक्रिया किसे कहते हैं, कोई भी शब्द दे रखा है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, ये शब्द किस लिंग में चलता है, ऐसा जो व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान है उसी को व्यक्रिया कहते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा है कि जो शब्दों की व्यक्रिया करे, अर्थात जो शब्द में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, लिंग कौन सा है, कौन से वचन में चल रहा है, कौन से लकार में चल रहा है, इतनी सब ज्ञान देगा वो शास्त्र क्या कहलाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन अ है शब्दाः, ऑप्शन ब है वर्णाः, ऑप्शन स है व्याकरणम और ऑप्शन द है पदम। तो देखिए आप स्वयं ही सोचें कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जो कि किसी शब्द में से उपसर्ग कौन है, धातु कौन है, प्रत्यय कौन है, लिंग कौन है, वचन कौन है, काल कौन है, ये सभी बताएगा। ऐसा शास्त्र तो कौन है, निसंदेह ऐसा शास्त्र तो कौन है, व्याकरण शास्त्र है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स व्याकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। रिक्त स्थाने उचित सुक्ति पदेन पूरयत, रिक्त स्थान को उचित सुक्ति के माध्यम से भरिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है सबसे पहले रिक्त स्थान ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। निश्चित रूप से यह शत्रु है, प्रथमो हमारे शरीर का प्रथम शत्रु यही है। देह स्थितो अर्थात हमारे मनुष्य के शरीर में ही रहता है, और देह विनाशनाय अर्थात देह का ही विनाश कर देता है। तो ऐसा शत्रु कौन है? ऑप्शन अ है द्वेषः, ऑप्शन ब है क्रोधः, ऑप्शन स है मोह, ऑप्शन द है ईर्ष्या। अर्थात कौन सा ऐसा शत्रु है जो कि देह में ही रहता है एवं देह को जला देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। सुक्तियों पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सभी सुक्तियों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन मैंने किया है, और वो उस कलेक्शन पर मैंने एक PDF भी बनाया हुआ है। उस PDF को ज़रूर मैं यूट्यूब पर भी शेयर करूंगी, तो आप चाहें तो उसका PDF निकलवा लें, अथवा जो लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो भी टेलीग्राम से उसका PDF पड़ा हुआ है निकाल सकते हैं। मैं आज उसका PDF फिर से रीसेंड कर दूंगी, आप ज़रूर से सुक्तियों के PDF को निकाल लें। देखिए जितने भी टेस्ट हम यूट्यूब पर ले रहे हैं वो टेस्ट एक दिन पहले टेलीग्राम पर लिए जाते हैं। टेलीग्राम पर कोई भी स्टूडेंट टेस्ट दे सकता है। समय है उसका रात्रि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। इस समय के मध्य आप अपना वहाँ टेस्ट दे सकते हैं, स्वयं की जांच करके आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर सेकंड डे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप ये देखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और देखिए एक प्रश्न के साथ मैं 3 से 4 प्रश्न एक्स्ट्रा बताती हूँ, तो विषय की समझ विकसित होगी। तो यूट्यूब वीडियो तो आपको देखना ही है, ताकि आपको प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझ विकसित हो सके। तो देखिए क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रोधः। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ब क्रोधः। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें लिखा है अधोलिखितेषु सकर्मक धातु नास्ति, अर्थात निम्नांकित में से वह कौन सी धातु है। अधोलिखितेषु सकर्मक धातु नास्ति, निम्नांकित में से वह कौन सी धातु है।
जो कि सकर्मक नहीं है, सकर्मक नहीं है। देखिए, सकर्मक और अकर्मक धातु छांटने के लिए आपको उस धातु का सेंटेंस बनाना है, उस धातु का कोई वाक्य बना दीजिए और हर बार उस धातु के साथ को जोड़ के देखिएगा। जिसमें को आ जाएगा वो धातु तो आपकी सकर्मक कहलाएगी, किंतु जिसमें को नहीं आएगा वो आपकी धातु अकर्मक कहलाएगी। इस आधार पर ही हम निर्धारण करते हैं। देखिए, ऑप्शन है अ है पठ, वह पुस्तक को पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, वह पुस्तक को पढ़ता है, अर्थात ये आपका जो को है उससे हमें पता चलता है कि पठ धातु तो सकर्मक है। ऑप्शन ब है हन, हन अर्थात मारना, तो आप इसको सेंटेंस बनाकर देख लीजिए। वह रावण को मारता है, अर्थात को मारता है, तो हन धातु भी आपकी क्या हो गई, सकर्मक धातु हो गई। भक्ष अर्थात खाना, भक्ष अर्थात खाना। सिंह अर्थात शेर, हिरण को भक्षण करता है। सिंह जो है, सिंह यानी शेर, हिरण को भक्षण करता है, तो को भी आपकी सकर्मक धातु हो गई। किंतु नृत्य अर्थात नृत्य करना, तो वह इसको नृत्य करता है। अब नृत्य किसको नहीं किया जा सकता, अर्थात यहाँ को जो आपका पद है वो सेट नहीं हो रहा है, आपकी द्वितीय विभक्ति सेट नहीं हो रही है, अतः नृत्य जो धातु है वो अकर्मक धातु है, अर्थात सकर्मक धातु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज में लेकर आई हूँ। इस सीरीज में से या अर्थात 30 प्रश्नों में से यदि आप 25 भी यहाँ कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में 30 में से 30 करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। किसी भी टेस्ट सीरीज को कम से कम 2 बार देखें। विषय के प्रति मेरी जो डिस्क्रिप्शन है, जितनी मेरी व्याख्याएं हैं उनको अवश्य रूप से सुने, और कोई ट्रिक मेरी यदि आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसको नोटबुक में ज़रूर नोट करें। उस ट्रिक के माध्यम से आप असंख्य उदाहरणों को टेस्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 अपना है ऊह्यते पदे धातु अस्ति। ऊह्यते पद में कौन सी धातु है? ऑप्शन अ है ऊह, ऑप्शन ब है हा, ऑप्शन स है ह्य, ऑप्शन द है वह। देखिए, मुझे तो यहाँ पर ऊह भी सही लग रही है, मुझे तो ह्य भी सही लग रही है, और मुझे तो बस ये दोनों धातुएं वो हैं जो कि जनरली मुझे नज़र आ रही है, किंतु ये दोनों की दोनों धातुएं गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह, अर्थात वहन करना। वह अर्थात वहन करना। देखिए, वह धातु में व जो है उसको संप्रसारण करेंगे, और संप्रसारण करके यदि अपन ने ऊ लगा दिया, देखो यण संधि आपने पढ़ी होगी, यण संधि में ऊ के स्थान पे व लगता है। ध्यान दीजिएगा, यण संधि में ऊ की जगह अपन व लगाते हैं, लेकिन जिस सूत्र में अपन व के स्थान पर ऊ करें, अर्थात यण संधि का विपरीत कर दें, वह संधि वह पद आपका कहलाएगा संप्रसारण। तो हम यहाँ वह धातु के व को संप्रसारण करते हैं और व के स्थान पर हम ऊ लगा देते हैं, तो ये आपकी धातु बन गई ऊह। तो ओरिजिनल धातु कौन सी होगी? ओरिजिनल धातु होगी वह का हमने ऊह लगाया है, और ये वह के साथ आत्मनेपदी धातु लगाने पर आपका ऊह्यते पद बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर था ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए, प्रश्न हर जगह मिल जाएंगे आपको। 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं? जब भी प्रश्नों के समाधान करें तो 19 को क्या कहेंगे? 19 के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। एक तो है एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकान्नविंशति और नवदश। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्नों के अंकों से भी आप संख्या ज्ञानम का रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है घातः कः पदे का धातु। घातक पद में कौन सी धातु है? ऑप्शन अ है घात, ऑप्शन ब है हन, ऑप्शन स है धा और ऑप्शन द है मरण। देखिए, समस्त पद जो है आपका घातकः
उसमें जो मूल रूप रहता है उसी को सामान्यतया हम धातु डिसाइड कर देते हैं। जैसे कि क्रीड़ति पद में कौन सी धातु है, तो हम क्रीड़ति में से क्रीड़ निकाल के कह देते हैं कि क्रीड़ धातु है। पठती में कौन सी धातु है, तो पठती में से पठ निकाल के हम कह देते हैं कि पठ धातु है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि घातक पद में कौन सी धातु है, तो घातक जो आपका पद है उसमें आपकी मूल धातु है हन। घातक पद में आपकी मूल धातु कौन सी है, आपकी मूल धातु है हन। हन धातु का तात्पर्य है मारना। तो हन धातु के साथ, ध्यान दीजिएगा, हन धातु के साथ यदि आप णबुल प्रत्यय करते हैं तो आपका मूल पद बन जाएगा घातकः, और घातक पद की मूल धातु कौन सी हो जाएगी, हन धातु। ध्यान दीजिएगा, घातक पद की मूल धातु कौन सी है, हन धातु। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संस्कृतेः संवर्धनाय संरक्षणाय च संस्कृत भाषा अनिवार्या इति कस्य कथनम अस्ति। भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है, यह किसका कथन है। ऑप्शन अ है आचार्य नरेंद्र देव समिति, ऑप्शन ब है राममूर्ति समिति, ऑप्शन स है कोठारी आयोग, ऑप्शन द है मुदालियर आयोग। तो बहुत अच्छे से आप कमेंट को पढ़ें। भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है, ये किसका कथन है। तो आपको याद रखना है कि यह किसका कथन है, यह कथन है राममूर्ति समिति का। ध्यान दीजिएगा, यह कथन है राममूर्ति समिति का। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि राममूर्ति समिति कब गठित हुई, तो राममूर्ति समिति वर्ष 1990 में गठित हुई। और राममूर्ति समिति को गठन क्यों किया गया, यदि ये हमसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उस 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए हमने राममूर्ति समिति को गठन किया था। तो देखिए 1986 के 4 वर्षों बाद इस समिति का गठन किया गया था। तो 86 के पश्चात 87, 88, 89 और 90 4 वर्षों के पश्चात ही समिति का गठन कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए संस्कृत भाषा अनिवार्य है, यह कथन है राममूर्ति समिति का। राममूर्ति समिति कब बनी, तो 1990 में बनी। और क्यों बनी, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए बनी, अर्थात शिक्षा नीति के 4 वर्षों के बाद बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। सर्वप्रथमः प्रायोगिकः मौखिकः लिखितः च परीक्षायाः कृते अनुशंसा कृता। सबसे पहले प्रायोगिक, मौखिक और लिखित सभी परीक्षाओं के लिए अनुशंसा किसने की, अर्थात वह कौन सी समिति है जिसने ये रिक्वेस्ट की कि छात्रों का मूल्यांकन किया जाए, अर्थात प्रायोगिक, मौखिक और लिखित परीक्षाएं ली जाएं। इस प्रकार की बात किसने कही थी। तो देखिए टेस्ट सीरीज 21 में हमारा एक ऑप्शन था, उसके डिस्क्रिप्शन के रूप में मैंने आपको बताया था कि यही पहली वो समिति है जिसने मूल्यांकन पे बल दिया, और यही वो पहले समिति है जिसने विविध प्रकार की परीक्षाओं के लिए अनुशंसा की थी। तो उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ फिर लेकर आ गई हूँ। ऑप्शन अ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन ब है एनसीईआरटी संस्था, ऑप्शन स है नरेंद्र देव समिति 1948, ऑप्शन द है सुनीति कुमार चटर्जी आयोग 1956। देखिए सभी के पीछे उनके वर्ष लिखे हुए हैं, वर्षों के साथ आप क्या करें उनके प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आ गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी जो कि प्रभावी रूप से लागू हुई, तो वर्ष 1986। यदि पूछा जाए सुनीति कुमार चटर्जी आयोग कब बना, तो आपको वर्ष इसलिए दिए गए हैं ताकि वर्ष आप याद कर दें। ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 था कि सबसे पहले परीक्षाओं पर या मूल्यांकन पर किसने बल दिया। तो सबसे पहले मूल्यांकन पर बल देने वाली समिति आचार्य नरेंद्र देव समिति थी। आचार्य नरेंद्र देव समिति थी जो कि वर्ष 1948 में गठित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है एनसीईआरटी संस्था आंतरिक मूल्यांकन उपरी
कदा बलम प्रदत्तः, एनसीईआरटी संस्था ने आंतरिक मूल्यांकन पर बल कब दिया? ऑप्शन अ है 1970 वर्षे, ऑप्शन ब है 1961 वर्षे, ऑप्शन स है 1975 वर्षे और ऑप्शन द आपका है 1972 वर्षे। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा कि आंतरिक मूल्यांकन पर बल कब दिया। तो आंतरिक मूल्यांकन पर जब बल दिया है, देखो एनसीईआरटी संस्था के बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। एनसीईआरटी संस्था जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इससे संबंधित भी जानकारी आप लेकर एग्जाम में जाइएगा। तो इसने आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया था वर्ष 1975 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है भारत देशस्य राजभाषा संस्कृतं भवेत्, भारत देशस्य राजभाषा संस्कृतं भवेत् इति कस्य मतम, यह किसका मत है? ऑप्शन अ है सुनीति कुमार चटर्जी महोदयस्य, ऑप्शन ब है दौलत सिंह कोठारी महोदयस्य, ऑप्शन स है सीवी रमन महोदयस्य, ऑप्शन द है राधाकृष्णन महोदयस्य। तो भारत देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, ऐसे कमेंट भी अब एग्जाम में आएंगे क्योंकि वर्ष चल रहा है 2021 में परीक्षाओं के पैटर्न बहुत ही अलग हो गए हैं, पैटर्न बहुत ही उच्च स्तरीय हो गए हैं। तो आपकी परीक्षा भी की तैयारी भी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं वो प्रश्न भी लेकर आई हूँ जो कि आपकी शिक्षा नीति से संबंधित हैं, जो कि आपके करंट से रिलेटेड हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये कमेंट है आपका कि भारत देश की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए, ये किसका मत है? तो ये मत है आपका सीवी रमन महोदय का। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसने 10th+2 के स्थान पर शिक्षा का आधार क्या माना है? देखिए पहले हमारी शिक्षा थी 10th+2 अर्थात 10th के पश्चात 2 वर्ष और मानने पर हमारी संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा समाप्त हो जाती है 12th के पश्चात। तो ये 12वीं कक्षा के लिए 10th+2 हम करते थे। तो उस 10th+2 को चेंज करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अब कौन सा पद लागू किया है, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बार क्या होगा? ऑप्शन स है 3+4+4, ऑप्शन ब है 5+3+3+4, ऑप्शन स है 5+4+4+3, ऑप्शन द है 5+3+4+4। तो देखिए बहुत ही मुश्किल आती है इस प्रकार के प्रश्नों में जब हमने पहले से स्टडी नहीं की होती है। तो आपको इसी प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे से देखने हैं। तो हमारी शिक्षा का वर्तमान आधार क्या रहेगा? तो शिक्षा का वर्तमान आधार रहेगा आपका 5+3+3+4 अर्थात ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ह्यूरिस्टिक पद्धत्याः सूत्रकारः कः? ह्यूरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार कौन हैं? ऑप्शन अ है मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन ब है डॉल्टन महोदय, ऑप्शन स है जॉन डीवी महोदय, ऑप्शन द है को अपीना। तो देखिए ह्यूरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार कौन हैं? ह्यूरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द अर्थात को अपीना, क्योंकि ह्यूरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि को अपीना। ध्यान दीजिएगा ह्यूरिस्टिक पद्धति के सूत्रकार कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा मनोविज्ञानस्य उपरि आधारितः विधि अस्ति। शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित विधि कौन सी है? ऑप्शन अ है प्रयोजना विधि, ऑप्शन ब है डाल्टन विधि, ऑप्शन स है क्रीड़ा पद्धति, ऑप्शन द है सर्वाहा। तो शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित विधि कौन सी है? तो देखिए डाल्टन पद्धति प्रयोजना पद्धति है, वो भी करके सीखना पर बल देती है।
डाल्टन पद्धति भी इसी प्रकार की विधि है। क्रीड़ा पद्धति में भी छात्र खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। तो लगभग सभी प्रकार की विधियां हैं वो कैसी हैं, मनोविज्ञान पर आधारित हैं, बाल केंद्रित विधि हैं। तो ये सारी विधियां क्या हैं कि सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा सर्वा। देखिए, जो भी विधियां बाल केंद्रित होंगी वह मनोविज्ञान के ऊपर आधारित होंगी। यह आपकी समझ विकसित होती है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। अधोलिखितेषु कः एकः शिक्षण सिद्धांतः नास्ति। निम्नांकित में से कौन एक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन अ है सहभागितायाः सिद्धांतः, ऑप्शन ब है सक्रियतायाः सिद्धांतः, ऑप्शन स है स्वाभाविकतायाः सिद्धांतः, ऑप्शन द है अन्वय व्यतिरेकस्य सिद्धांतः। तो निम्नांकित में से एक कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्वय व्यतिरेकस्य सिद्धांतः। यह जो अन्वय व्यतिरेक का सिद्धांत है ये शिक्षण सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है शिक्षणम सर्वश्रेष्ठ विधिम च सुमेलनम कुरुत। एक प्रकार आपके शिक्षण दे रखे हैं और दूसरी प्रकार आपके सर्वश्रेष्ठ विधियां दे रखी हैं। तो कम से कम देखिए 4 ऑप्शन से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर पक्के हो रहे हैं। तो हमको इस दृष्टि से भी देखना है। शिक्षणम सर्वश्रेष्ठ विधिम च सुमेलनम कुरुत। शिक्षण और उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन अ है व्याकरणम आगमन निगमन विधि। तो क्या व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि है। तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है पद्यम खंडान्वय विधि। तो क्या पद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि खंडान्वय है क्या। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। पद्य की प्राथमिक स्तर पर तो गीत एवं अभिनय प्रणाली है, किंतु सभी स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ विधि खंडान्वय विधि है, जिसको कि प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। ऑप्शन स है गद्यम उद्बोधन विधि। क्या गद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि उद्बोधन विधि है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये भी गद्य की सर्वश्रेष्ठ विधि उद्बोधन विधि है और इसके माध्यम से छात्र के समक्ष अनेक प्रकार की प्रतिकृतियाँ, अनेक प्रकार के चित्र, अनेक प्रकार की क्रियाएं उपस्थित करके छात्र से उत्तर निकलवाने का प्रयास किया जाता है। तो गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि उद्बोधन विधि है। यह भी बिल्कुल सही है। नाटकम रंगमंच अभिनय विधि। देखिए, नाटक शिक्षण की 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। एक है समवाय विधि और एक है कक्षा अभिनय विधि। तो देखिए, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की जब हम बात करें तो उसमें 2 विधियां आती हैं। एक है कक्षा अभिनय विधि और एक है समवाय विधि। अब स्टूडेंट्स का प्रश्न है कि मैम दोनों आ जाएं तो हम क्या करें। तो मैं कहती हूँ कक्षा अभिनय भी आ जाए ऑप्शन में और समवाय भी आ जाए। तो आपको सही करना है समवाय विधि। ध्यान दीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा वहाँ पर समवाय विधि। समवाय विधि में जितनी भी नाटक शिक्षण की विधियां हैं उनकी एक एक अच्छी विशेषताओं को लेकर नाटक का मंचन किया जाता है। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि तो हो गई समवाय विधि, किंतु समवाय विधि ऑप्शन में नहीं है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी कक्षा अभिनय विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और एक प्रश्न 27वें प्रश्न के माध्यम से आपके 4 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। तो उनको अवश्य रूपेण आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। स्वजनः श्वजनो मा भूत कस्य कौशलस्य प्रसंगेन उक्तः। देखिए, एक श्लोक पढ़ा होगा आपने, यद्यपि बहुना न अधीप तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन मा भूत। ये इस प्रकार का एक श्लोक है कि हे पुत्र, यदि तुम बहुत अधिक मत पढ़ो तो भी तुम इतना तो पढ़ो कि स्वजन को स्वजन मत कह दो। देखो, स्वजन अपना होता है परिवार का व्यक्ति, स्वजन है अपना मित्र, परम मित्र, परिवार का कोई व्यक्ति या भाई को अपन स्वजन कहते हैं। लेकिन स्वजन के स्थान पर यदि किसी छात्र ने स्वजन कह दिया तो स्वजन का तात्पर्य होता है कुत्ता। तो यदि कोई व्यक्ति इतना तो पढ़े कि स्वजन के स्थान पर स्वजन ना बोले, तो इसमें कौन से कौशल की बात कही है। ऑप्शन अ है आपका श्रवण कौशलेन, ऑप्शन ब है भाषण कौशलेन, ऑप्शन स है पठन कौशलेन,
ऑप्शन द है लेखन कौशलेन। तो स के स्थान पर श बोल जाना उच्चारण की बात है, अतः यह भाषण कौशल से संबंधित होगा। फिर से सुनेंगे, यदि कोई बालक स के स्थान पर श पढ़ता है तो यह बोलता है ना, स के स्थान पर श बोलता है तो यह कौन से कौशल से संबंधित होगा? यह निसंदेह भाषण कौशल से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। लेखन कौशलस्य विकासाय, लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तरे सर्वश्रेष्ठा विधि का, लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी थी? ऑप्शन अ है अनुलेख विधि, ऑप्शन ब है जैक टॉट विधि, ऑप्शन स है ट्रैकिंग विधि, ऑप्शन द है श्रुत लेख विधि। तो लेखन कौशल के विकास के लिए देखिए अपना स्तर है प्राथमिक स्तर। देखिए किसी भी प्रश्न का जब आप समाधान करें तो उसमें आपसे पर्टिकुलर क्या पूछा गया है उसको आप अंडरलाइन करें ताकि आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो एक तो है लेखन कौशल और एक है प्राथमिक। अब इन दोनों को जोड़ के आपको उत्तर बताना है। तो देखिए श्रुत, नीचे से शुरू करते हैं। श्रुत लेख विधि तो उच्च स्तर पर ली जाती है जिसमें अध्यापक कोई शब्द या कोई श्लोक या कोई पद बोलता है और छात्र को उसका सही शुद्ध रूपेण वर्तनी के रूप में लिखना होता है। तो ये देखिए ये तो उच्च स्तर पर काम आती है। नेक्स्ट है ट्रैकिंग विधि, ट्रैक करना शब्दों को, ये भी उच्च स्तर पर काम आएगी। नेक्स्ट है जैक टॉट विधि, जैक टॉट विधि में भी प्राथमिक स्तर का छात्र नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन अ है अनुलेख विधि। अनुलेख विधि में क्या होता है कि अध्यापक ने अ लिख कर दे दिया और इसके पश्चात अनेक रिक्त स्थान बना दिए, तो उस अ को देखकर कई बार तो छात्र स्वयं अ पर कई बार ओवर राइटिंग करेगा ताकि उसके हैंड मूवमेंट क्लियर हो जाएं। ओवर राइटिंग करने के बाद वो स्वतंत्र रूप से उस अ को कई बार लिखेगा, अर्थात एक बार अध्यापक के लिखने के पश्चात छात्र द्वारा लिखा गया अ ही अनुलेख विधि कहलाएगा। अनु अर्थात पीछे, लेख अर्थात लिखना। तो पहले अध्यापक ने लिखा, फिर अनु अर्थात पीछे छात्र ने लिखा, यही अनुलेख विधि है और प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल विकसित करने की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना है काठिन्य निवारणस्य सुकरात विधि ही का अस्ति। काठिन्य निवारण की सुकरात विधि कौन सी है? देखिए काठिन्य निवारण शब्द आगे देने से आप थोड़े कंफ्यूज हो गए। यदि मैं कहती गद्य शिक्षण की सुकरात विधि कौन सी है तो आप कह देते सही आंसर, लेकिन मैंने काठिन्य निवारण की सुकरात विधि पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि काठिन्य निवारण तो केवल किस में होता है? गद्य में होता है। तो आपको गद्य शिक्षण की सुकरात विधि ही बतानी थी। क्लियर? तो आपको काठिन्य निवारण अर्थात गद्य शिक्षण की सुकराती विधि कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन अ है उद्बोधन विधि, ऑप्शन ब है प्रवचन विधि, ऑप्शन स है स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन द है प्रश्नोत्तरी विधि। तो गद्य शिक्षण की काठिन्य निवारण संबंधी जो सुकरात विधि है उसी को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। इस प्रकार अपना रीड टेस्ट सीरीज का 22वां जो प्रश्न पत्र था वो यहीं समाप्त होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं उन स्टूडेंट तक प्लीज़ ये लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि संस्कृत संबंधी जो समस्याएं पूरे राजस्थान में चल रही हैं उस समस्या का निवारण हो सके और विषय के प्रति अपनी समझ विकसित हो सके। देखिए एग्जाम में कुछ भी रट कर नहीं जाना होता है, केवल हमें समझ विकसित करके जाना होता है और हमारी समझ की ही परीक्षा होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। और ये जो टेस्ट मैंने अभी लिया है इसकी निःशुल्क PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि चाहें कि ये जो टेस्ट आप यूट्यूब पर देख रहे हैं उससे पहले आप टेस्ट को स्वयं अटेम्प्ट करें तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। टेलीग्राम लिंक का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आप प्रतिदिन टेस्ट दे सकते हैं और नेक्स्ट डे उसकी व्याख्या यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।